Hello students, this is video number 12 of magnetic effects of current। और इसके अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ और डिस्कस करने लगे हैं, एम्पेयर सर्किटल लॉ। ये उसी तरह से लॉ लगभग ऑपरेट करता है जिस तरह से हम लोग गॉस लॉ सीखा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। और गॉस लॉ हमने सीखा तो उसके साथ अल्टीमेटली हमने किया क्या, हमने कुछ सिमेट्रिकल फिगर्स में इंटीग्रेशन को सिंपल बनाने के लिए इंटीग्रेशन ना यूज़ हो ज़्यादा, उससे हमने जल्दी से आंसर निकाल लिए किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। सेम इज़ द स्टोरी विद द एम्पियर सर्किटल लॉ। इन दिस लॉ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। और ये लॉ सिंपली, पहले इस लॉ को समझने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपसे बात करूँगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं इसको समझने के लिए। आपको बताता हूँ क्या, कि अगर मेरी ये एक वायर है, ध्यान देना, ये एक वायर है, ऐसे। इस वायर को मैं सामने से देख रहा हूं तो मुझे ऐसी नज़र आ रही है। देखो एक बात बताता हूं, लेकिन जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा, या ऐसा मान लो कि ये वायर, अगर ये तो मेरे इस शीट पे पड़ी हुई है, अगर मैं इसको खड़ा कर दूं, करंट विल फ्लो टुवर्ड्स यू लाइक दिस, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे। तो ये होता है एक्चुअली फ्रंट व्यू। मैंने एक बार पहले भी आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बात की थी। और ये होता है टॉप व्यू। ऐसे भी आप इसको बात कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मैं अगर आपको बोलूं कि आप इस वायर में इसका मैग्नेटिक फील्ड बताओ कैसा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड, जिसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पढ़ते थे उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। इसके ऊपर लेक्चर में बाद में दूंगा, लेकिन अभी मैं जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता था वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैं बनाऊं, तो मुझे पहले एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट पे मैं बोलूं कि बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो कैसा बताओगे? आप लगाओ पॉम रूल, ऐसा आएगा। इस पॉइंट पे बताओ, ऐसा आएगा। इस पॉइंट पे बताओ, ऐसा आएगा। इस पॉइंट पे बताओ, ऐसा आएगा। अगर मैं और क्लोज पॉइंट्स कर दूं तो अल्टीमेटली कैसा बन रहा है, इट इज़ लाइक सर्कल। तो ये ऐसी होती है। देखो मैं बताता हूँ आपको, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इस तरह से, ये 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 इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और आप किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहते हो, दैट इज सिंपली टेंजेंट एट दैट पॉइंट, दैट इज सिंपली अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी जो होगी, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी। करंट की डायरेक्शन में थंब रख लो, और जो आपकी कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो आपको डायरेक्शन देंगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब आप बोलोगे सर ये वाला व्यू क्यों लिया आपने, ये वाला व्यू से दिखाते, तो ये वाले व्यू में दिखाना मुश्किल हो जाएगा ना। अब ये सर्कल कहाँ बनेंगे, बनेंगे ये देखो यहाँ बनेंगे अराउंड दिस। देखो ये अगर ऐसे वायर है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, तो ये ऐसे बनेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच दिस लाइन इज लाइंग। देखो ये बनाए मैंने एलिप्स हैं सर्कल। इतनी बात आपको समझ आ गई बात। जब परपेंडिकुलर सर्कल बनाया जाता है तो वो इसी तरह से शो किया जाता है। इसकी मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी दी है, वो भी देख लो। ये देखो ध्यान से, इस छोटे से GIF को देखो। देखो कैसे वायर है ये दिस इज़ अ वायर, दिस इज़ अ कंडक्टर, ये वाला दिस इज़ अ कंडक्टर जिसमें से करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रही है। अगर मैं इसका इसका दूसरा व्यू बनाऊं तो वो ऐसा हुआ। समझो प्लीज़, अब आना चाहिए आपको ये समझ। कोई इसको ऊपर से देख रहा है, मतलब इधर इधर उसकी आंख है, वो देख रहा है, तो उसको ये नज़र आएगा कि उससे करंट दूर जा रही है। तो करंट दूर जा रही हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस के साथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो कैसे बनाई हैं, परपेंडिकुलर हैं इस प्लेन के साथ।
तभी ये ऐसे कार्डबोर्ड जैसा इमेजिनरी स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसके ऊपर ये सर्कल्स बनाए गए हैं। ये बैटरी क्यों है? क्योंकि तुम्हें करंट कैरिंग वायर चाहिए। डे 1 से हम यही बात कर रहे हैं, एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर हैज़ अ कैपेबिलिटी टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। ये बात हमें समझ आ गई इतनी सी, ठीक है। अब एम्पियर लॉ की क्या कहानी है, ये अगर जरा समझते हैं। एम्पियर लॉ को समझना है तो एम्पियर लॉ कहता है कि अगर इस तरह के 2-4 कंडक्टर्स ले लूं, ऐसे ये कंडक्टर्स ले लिए मैंने, और ये एक इमेजिनरी लूप ली है, सरफेस नहीं है, लूप है, याद रखना। गॉस लॉ में सरफेस होता था, अभी मैं एक बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। एम्पीरियन लॉ में, एम्पियर सर्किटल लॉ में लूप होती है, मतलब 2D, वहां 3D था। वहां जब हम गॉसियन सरफेस लेते थे तो सबसे ज्यादा पसंद हमें गॉसियन सरफेस था क्या? स्फीयर। यहां पे क्या पसंद होगा सबसे ज्यादा? सर्कल। सर्कल इज ए 2D फिगर, स्फीयर इज ए 3D फिगर। तो यहां पे लूप की बात होगी, वहां सरफेस की बात होती थी, ठीक है। एक बात और, अब मुझे पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितने कितने करंट्स की वजह से होगा? 1 2 3 4 5 6, इन 6 की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा। लेकिन वो कहता है एम्पियर लॉ, जरा ध्यान देना, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है इंटीग्रेशन, वहां पे भी थी इंटीग्रेशन गॉस लॉ में, और मैं वो लिखता हूं, पहले गॉस लॉ वाला लिख देता हूं आपको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के काम आता था। ये देखो, वहां सरफेस था इसलिए एरिया था, E डॉट डी एस इज इक्वल टू होता था वहां Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, बिल्कुल मिलता जुलता। और यहां पे हम सरफेस इंटेग्रल लेते थे, उसका कोई खास काम हम करते नहीं थे, मैं बता देता हूं आपको, यहां पे भी नहीं करने वाले। इसी का वर्जन जो आपका एम्पियर लॉ में कैसे याद रखना है आपने, इंटीग्रेशन B, E की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या? मैग्नेटिक फील्ड। सरफेस की जगह क्या? यस, वहां पे हम एरिया एलिमेंट लेते थे, यहां पे हम करंट एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट ये बस इतना, ये दिस इज द एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, में लिखने की जगह नहीं है, आई एनक्लोज्ड। सिंपल सी बात इतनी सी है। और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी, इसमें अगर मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है या ये लॉ लगाना है तो कैसे लिखूंगा मैं? इंटीग्रेशन, ध्यान से एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना है आपने, फिर हम जब इसकी एप्लीकेशंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। इंटीग्रेशन इसके लिए, ये करंट को I1 मानो, इस करंट को I2 मानो, और इस करंट को I3 मानो, ठीक है। ध्यान देना अभी प्लीज़। और जो आपने ये जो लूप ली है ना, यहाँ पे ये वाली जो ग्रीन कलर की लूप ली है, इसकी एक डायरेक्शन भी मान लो, लेट इट बी लाइक दिस। लूप की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, आपकी मर्जी, आप डायरेक्शन कैसी भी लो। आपने क्लॉकवाइज लेनी है क्लॉकवाइज लो, एंटी क्लॉकवाइज लेनी है एंटी क्लॉकवाइज लो, मैंने अभी क्लॉकवाइज ली है, फाइन। और अपनी फिंगर्स कर्ल कर लो इस लूप के अकॉर्डिंग, और आपका थंब कहाँ जा रहा है? ऊपर, राइट हैंड, यूज राइट हैंड। मेजॉरिटी जगह राइट हैंड ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक आध जगह है, जब हम आगे जाके EMI में पढ़ेंगे तब लेफ्ट हैंड का भी काम है, बट मेजॉरिटी जगह जब भी डायरेक्शन निकालनी होती है हैंड से तो राइट हैंड ही यूज़ होता है। तो राइट हैंड लिया और राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया इस तरह से कि एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन और आपकी कर्ल्ड फिंगर्स की डायरेक्शन मैच कर गई। तो आपका थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी टूवर्ड्स यू आ रहा है, और आपकी तरफ आ रहा है, डैट मीन्स की डॉट, थंब आपका डॉट है। चल गया पता? इसलिए डॉट वाली करंट को हम पॉजिटिव मानेंगे और क्रॉस वाली करंट को हम नेगेटिव मानेंगे, ये हमने डिसाइड कर लिया, फाइन। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग, इधर छोटी सी मैंने बात की कि B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट, ध्यान देना थोड़ी, यहाँ पे साफ आप लिखना आपने अच्छे से, I1
माइनस I2 माइनस I3, ये इतना पोर्शन, ये आपने क्या लगा लिया, ये आपने क्या लगाया, ये, इसको कई लोग मैग्नेटिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं इतनी बात को। इसको जैसे वहाँ पे हम ये जो गॉस लॉ था जहाँ पे इंटीग्रेशन ऐसे करके E डॉट डी एस था, इसको हम फ्लक्स बोलते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स। इस क्वांटिटी का कोई नाम है नहीं है एक्चुअली। फिर हम कर क्यों रहे हैं, ये नहीं फाइंड करना चाहते हम फाइंड करना चाहते हैं बी। वो कैसे फाइंड करोगे आप बी? अब आप क्या करोगे, जहाँ पे भी ऐसी सिमेट्रिकल चीज़ें होंगी, मैं बताऊंगा एप्लीकेशन में आपको, आप लोगों ने 2-3 काम बड़े इंटरेस्टिंग करने हैं। क्या? देखो मैं बताता हूँ आपको दोबारा से। ये गॉस लॉ में भी सब चीज़ें एप्लीकेबल थी जो मैं अभी भी बात करने लगा हूँ आपके साथ। वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते थे गॉस लॉ को यूज़ करके, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे एट सम पॉइंट, इसको यूज़ करके देखना कैसे। पहली बात यह कि आप देख रहे हो, मैं आपको बोल रहा था कि एम्पियर लॉ और गॉस लॉ इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन कम यूज़ हो। तो आप बोलोगे कम यूज़ हो तो आप सबसे पहले फॉर्मूले में इंटीग्रेशन लिखते हो। आई नेट लिख देता हूँ या आई एनक्लोज लिख दो, कुछ भी लिख दो, जो लिखा होगा नोट्स में आप वही लिखना। ठीक है, तो ये आ गया। मैंने अभी आपको आई नेट निकालना भी सिखाया। क्यों नहीं आया वहाँ पे I2 प्लस I1, I2 प्लस I3, प्लस वाले I2 और I3 क्यों नहीं आए? वो क्योंकि एम्पीरियन लूप आपने ऐसी चूज़ की, उसके अकॉर्डिंग आया। इसको मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। जैसे यही लूप है ना, इस लूप के अंदर आप देख सकते हो कि जितने भी करंट एलिमेंट मैं लूँगा, एक मिनट और बताता हूँ। इसमें मैं इसको खोलता हूँ ज़रा, इसको कैसे लिखूँगा मैं, देखना ज़रा ध्यान से। इंटीग्रेशन B1 dL1 cos phi 1 प्लस इंटीग्रेशन B2 dL2, ऐसे बहुत से एलिमेंट हैं। कॉस क्यों आ रहा है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। कॉस फाई 2 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे जितने भी DL हों इक्वल टू ये होता है। फाइन, ये तो समझ आ गया। लेकिन हमें तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया। इसलिए हम जब एम्पीरियन लूप चूज करेंगे और जब अपनी कैलकुलेशंस को यूज करेंगे तो 3 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, हम फाई 1 फाई 2 नहीं लेंगे, हम इस तरह से लेंगे कि B और DL के बीच में हमेशा कांस्टेंट एंगल आए। B और DL के बीच में हमेशा कांस्टेंट एंगल आए, क्योंकि अगर कांस्टेंट एंगल आएगा तो ये बंदा क्या इंटीग्रेशन के बाहर जा सकता है। मैं इंटीग्रेशन से जितनी चीज़ों को बाहर निकालना चाहूँ निकाल सकता हूँ, उतना निकालना चाहिए। इंटीग्रेशन सिंपल हो जाती है। फिर मैं हर जगह B को कांस्टेंट लेना चाहता हूँ। B और DL के बीच का एंगल भी मैंने क्या लेना है? कांस्टेंट। और हर जगह B भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, B भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। जब यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी सिर्फ बातें कर रहे हैं, आपको सिर्फ बात कर रहे हैं कि भाई कैसे हम इसको यूज़ करने वाले हैं, लेकिन जब यूज़ करो तो क्लैरिटी बेटर आएगी। ठीक है, तो ये था आपका एम्पियर सर्किट लॉ। और इस एम्पियर सर्किट लॉ को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने PDF से बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मैंने वहाँ लिखा हुआ है एम्पियर लॉ, 3 मार्क्स के लिए इसको प्रिपेयर करना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं, और एप्लीकेशंस अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एप्लीकेशंस ही लूँगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एप्लीकेशंस ही लूँगा, जिसके अंदर आपको एम्पियर लॉ को अच्छे से बताऊँगा, एम्पियर लॉ किस तरह से आपने करना है। लेकिन एम्पियर लॉ क्या है उसकी छोटी सी कहानी मैंने लिखी हुई है PDF में, उसको पढ़ लेना है। मैंने जो कॉन्सेप्चुअली आपको बताया, ये प्रॉब्लम में हमारी बड़ी हेल्प करेगा, जो मैंने आपको अभी बताया। क्या कि हम एम्पियर लूप इस तरह से चूज़ करेंगे कि हमारा B हर जगह कॉन्स्टेंट आए, B हर जगह कांस्टेंट आए, और B और DL के बीच में एंगल क्या आए? हमेशा B और DL के बीच में एंगल कांस्टेंट आए। 0 और 90 आ जाए तो कोई बात ही नहीं, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि B और DL, क्योंकि cos 90 होगा तो बिल्कुल ही 0 हो गया, अच्छी बात है। ठीक है, और अगर cos 0 होगा, एंगल 0 होगा तो 1 हो गया, cos गायब ही हो जाएगा। लेकिन
ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या लिखती हैं बुक्स कि आपका एंगल दोनों के बीच का क्या आना चाहिए कांस्टेंट, बट जितनी एग्जांपल्स हम करने वाले हैं वहाँ एंगल या तो 90 आएगा या तो 0 आएगा, उससे कॉस गायब हो जाएगा परमानेंटली। हर जगह बी जो आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। बी के कांस्टेंट आने के कारण बी को क्या निकाला जा सकता है, बाहर। और जब मैं बी को बाहर निकालूंगा, आप एक चीज़ और नोट करो, अगर मैं सब जगह बी कांस्टेंट हो यानी B1 B2 B3 सब जगह क्या हो, बराबर हो, तो होगा क्या, होगा क्या, यही चीज़ क्या बन जाएगी आपकी, ये भी आप डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है, यही चीज़ आपकी क्या बन जाएगी, आई इनक्लोज्ड है वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कॉस फाई तुम्हारे को बताया मैंने, होना ही नहीं है मेजॉरिटी टाइम्स, 90 या 0 होना है। 0 होगा तो तभी 90 होगा तो कैलकुलेशन ही नहीं करनी, अगर 0 होगा तो फिर तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 0 होगा तो गायब हो गया, 1 हो गया, और ये आएगा इंटेग्रल डीएल। और इंटेग्रल डीएल का क्या मतलब हुआ, इंटेग्रल डीएल का मतलब हुआ कि सारे डीएल ऐड कर दो, तो सारे डीएल ऐड कर दो तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मान लो सर्कल हो तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। इतनी सी कहानी है, कुछ भी इसमें खास मुश्किल नहीं है, आपको ये समझना है। जैसे कई लोगों ने एम्पियर लॉ का डेरिवेशन भी की हुई है, प्रूफ मैंने पीडीएफ में भी किया हुआ है कि वो हमने कैसे किया है। हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया है, कंडक्टर लेने के बाद हमने इसका ये एम्पियर लूप ली है, ठीक है, एम्पियर लूप ली है। आपको मालूम है यहाँ पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट, ठीक है, एट सम पॉइंट वो हमें मालूम होता है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड आपको बड़े अच्छे से मालूम है, ठीक है। वो एट पॉइंट ये डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस ए ले लो, डिस्टेंस ए पे कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2π a, ठीक है, 2π a। इसको इस तरह से लिख देते हैं ना कि इंटीग्रेशन B.dl किसके बराबर आएगा, चेक करते हैं। तुम्हें मैं एक चीज़ बता देता हूँ, B.dl जब तुम निकाल रहे हो तो इस केस में हर जगह B कांस्टेंट है, पहली बात। कॉस फाई की बात करें, अगर कोई भी डीएल ले लो, ये सर्कल है, ये एक्चुअली सर्कल है। अगर मैंने आपको बताया दूसरा व्यू इसका एक और है, ऐसे देखो, ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा ना, ये तो पूरा परफेक्ट सर्कल है, और ये मैंने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जितने ये सब जगह डिस्टेंस बराबर है, इसका सब जगह डिस्टेंस बराबर है, तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है, तो इसलिए बी कांस्टेंट है। फिर उसके बाद कोई भी डीएल अगर लूँगा, तो वो कितना एंगल बनाएगा, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, वो हमेशा टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट और डीएल हमेशा क्या आ रहे हैं, एंगल 0 आ रहा है। ये डीएल लिया आपने, जो बी है वो कहाँ होता है, मैंने बताया था ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट होता है तो एंगल कितना बना, 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री बना तो इसलिए क्या आ जाएगा, बी इंटू डीएल क्या है, व्हाट इज डीएल, डीएल इज ये 2πa इस सर्कल का सरकमफ्रेंस, ठीक है, ये बन गया। इक्वल टू, कैलकुलेट करते हैं, बी किसके बराबर होता है, हमने कैलकुलेट किया हुआ है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πa इंटू 2πa इक्वल टू क्या आया, म्यू नॉट आई, क्या आया, म्यू नॉट आई। ये छोटा सा प्रूफ किया हुआ है मैंने पीडीएफ के अंदर, ठीक है। वैसे तो कहते हैं कि लॉज के प्रूफ नहीं होते हैं, तो प्रूफ होते नहीं हैं, लेकिन पेपर में अगर कोई पूछ ले तो आप बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए इसको प्रिपेयर कर लो। ये छोटा सा प्रूफ है जो पीडीएफ में दिया हुआ है, जो मैंने किया ना, बस इतना ही है। बी आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको पहले से मालूम है, इसका क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, इनटू क्या किया मैंने, 2πa, तो यहाँ से हमें क्या आंसर आ गया, म्यू नॉट इंटू आई। कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू आई। आई इधर एक ही है, हमने तो पहले 2-3 करंट्स ली थी, यहाँ पे तो एक ही करंट है जो इसके अंदर आई फ्लो कर रही है, तो आई एनक्लोज्ड कितना हो गया, इस लूप के अंदर एक ही करंट इन्वॉल्व है। ये यहाँ से देखो, यहाँ बेटर है, मैं इस फिगर को ज़्यादा बेटर मानता हूँ, तो यहाँ से इसका प्रूफ कर लेना, जो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।